बजट 2023-24 जो मिनिमम वेज था, जो सैलरी थी एक मज़दूर की, वो उसको तो तकरीबन जो है वो 32,000 तक कर दिया गया है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अगर हम सैलरीज देखते हैं तो तकरीबन वो भी आलमोस्ट 35% तो उनमें जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। मगर अगर हम पाकिस्तान के अंदर महंगाई को देखते हैं तो महंगाई आज भी हमें डबल से ट्रिपल होती हुई जो है वो नज़र आती है, और उसके साथ साथ इस ग्राफ को जो है वो अभी तक ब्रेक नहीं लगी। ये ऊपर की तरफ जो है वो आप कह लें कि 90 के एंगल के साथ एक तरह से जो है वो ऊपर जा रहा है। इस बजट को ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जो पाकिस्तान के की सेक्टर्स हैं उनके लिए कुछ भी इस बजट में जो है वो नहीं रखा गया। किस तरह से नहीं रखा गया? जैसे पाकिस्तान की बैकबोन जो है वो हमेशा से हम सुनते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर की ये सूरत हाल है कि उनको जो सबसे बड़ी चीज़ जो बॉदर करती है वो चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को हम देखते हैं तो पिछली गवर्नमेंट के अंदर तकरीबन सब्सिडीज़ दे के इमरान खान की गवर्नमेंट ने आलमोस्ट 20 रुपये तक का यूनिट जो है वो उनको दिया था। इस गवर्नमेंट ने आते ही उस बिजली को बढ़ाते हुए, उस सब्सिडी को ख़त्म करते हुए उस यूनिट को 40 रुपये तक लेगी। और जो बजट 2023-24 है उसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बिजली का यूनिट है वो अराउंड 49 रुपये 50 रुपये तक चला जाएगा। और जिसका इम्पैक्ट ये है कि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने ये वार्निंग दी है कि अगर इसी तरह से चीज़ें कंटिन्यू रहीं और इन डिसीजंस को रिवर्स नहीं किया गया तो वो अपने तमाम यूनिट्स को लॉक करके जो अपने यूनिट्स की चाबियां हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जमा करवा देंगे। ओवरऑल मेरा जो होम टाउन है वो एक टेक्सटाइल सिटी है। मैंने जब से होश संभाला है मैंने वहाँ पे पावर लूम्स को बंद देखा, वहाँ पे ताले लगे देखे। मगर एक इमरान खान की गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट थी कि मैंने वो तमाम यूनिट्स ऑपरेशनल देखे और लोगों को वहाँ पे काम करते हुए देखा। मगर जब से रेजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, पीडीएम की गवर्नमेंट आई, यकीन मानिए आप ऑन ग्राउंड जाके विज़िट कर सकते हैं, वो तमाम पावर लूम्स के यूनिट्स दोबारा उनको ताले लग चुके हैं। और हज़ारों की तादाद में, सिर्फ फैसलाबाद जैसे सिटी में नहीं और भी पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जहाँ पे ये सेक्टर काम कर रहा था वहाँ पे आपको ताले लगे मिलते हैं, मशीनों को जो है वो जंग लग रहा है। इसके साथ साथ इस बजट की एक आप कह लें कि खुशखबरी इन अ नेगेटिव सेंस वो ये है कि कैश विदड्रॉल पे आपने मज़ीद पैसे जो है वो बढ़ा दिए हैं। अब उसका असर क्या होगा कि एक तरफ तो आप पूरी कौम को जो है वो टैक्स नेट में लाना चाहते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर है उसको फ़रोग देना चाहते हैं, और एक तरफ आपके ये काम है। अब अगर आप कैश विदड्रॉल पे और ऐसी चीज़ों पे पैसे बढ़ाएंगे तो यकीनन लोग बैंकों में पहले भी पैसा उस तरह से नहीं रखते, तो यकीनन जो कैश का लेन देन है उसको जो है वो फ़रोग मिलेगा और आपके कम से कम लोग जो है वो टैक्स नेट के अंदर जो है वो आएंगे। इसके साथ साथ मैं अगर टेक्सटाइल सेक्टर के बाद बात करता हूँ रियल स्टेट सेक्टर की, तो रियल स्टेट सेक्टर को जो सब्सिडीज़, जो सहूलियात इमरान खान की गवर्नमेंट ने दी थी यकीनन वो हमें उस तरह से अभी देखने को नहीं मिलती। किस तरह से नहीं मिलती? टैक्सेस तकरीबन 2% 1% तक इमरान खान की गवर्नमेंट में रहे। ओवरसीज़ के लिए तकरीबन 0 टैक्सेस थे, और उसका इम्पैक्ट ये था कि हमें पाकिस्तान की तमाम बड़ी सोसाइटीज़ में लोग प्रॉपर्टी बाय करते, सेल करते नज़र आते थे, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद में जो आपकी फ़ॉरेन आप कह लें कि करेंसी है, जो फ़ॉरेन फंड्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आए और पाकिस्तान की इकॉनमी को यकीनन उससे जो है वो फ़ायदा हुआ। मगर इस गवर्नमेंट ने आते ही उन टैक्सेस को जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए तकरीबन कोई 7% तक चले गए। इस तरह 5% 2% वो वाली रेशियोज़ जो है वो चल रही हैं। इवन जो ओवरसीज़ थे उनके लिए पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बाय करने पे पिछली गवर्नमेंट के अंदर कोई टैक्सेस भी जो है वो नहीं थे, और जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हुआ। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जीडीपी की, मैं ओवरऑल इस गवर्नमेंट की आपको प्लान्स जो है वो बेसिकली शेयर करना चाह रहा हूँ। इनका टारगेट था कि 5% हमारी जो है वो ग्रोथ रेट रहेगा, मगर वो 5% क्या, वो 4% क्या, 0.29% तक जो है वो हमें ग्रोथ रेट जो है वो देखने को मिला। ये भी गवर्नमेंट का कहना है। यकीनन अगर हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो एनालिसिस हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो देखते हैं तो पाकिस्तान इस टाइम
انفارچونیٹلی نیگیٹو میں جا رہا ہے، جو کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں تقریباً ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 6% تک جا رہا تھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ موڈیز جیسے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جو رپورٹ تھیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور جو بڑے آرگنائزیشنز ہیں، جو واچ ڈاگز ہیں، وہ یقیناً چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور پاکستان کو ٹاپ 20 اکانومیز میں آنے والے ٹائم کے اندر جو وہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا. بیسیکلی ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ویژن 2050، کوئی ویژن 2030 نہیں ہے. ہمارا ہر پاکستانی تقریباً آج 2.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے، اور اس مقروض ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہماری گورنمنٹس ہیں. ہمارے پاس پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی بھی جو حکمران آتا ہے وہ ان پاپولر ڈیسیژنز لینے کی سکت نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ وہ آنے والی جو صدی ہے، جو آنے والے 50 سال ہیں، جو آنے والے 20 سال ہیں، ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. وہ اگلے الیکشن کو دیکھتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میں اگلے الیکشن میں ہار جاؤں گا. اور اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ آج ہمارا جو انفلیشن ریٹ ہے، جو ہمارے روپی کی حالت ہے، ہم بری طرح سے وہ جو ہے وہ پٹ چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنا جو بجٹ خسارہ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بلینز کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور آج ہمارے بجٹ کا مور دین 50% ہمارے قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے. تو یقیناً جب تک ہمارے ملک کے اندر کنسسٹنسی آف پالیسیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی، الیکشن کو کے علاوہ جو ان پاپولر ڈیسیژنز ہیں، جو عوام کی فیور میں ڈیسیژنز ہیں، وہ جب تک نہیں لیے جائیں گے، یقیناً ہمارے جو معاشی حالات ہیں، جو اوور آل ہمارا اسٹرکچر ہے، وہ بہتر نہیں ہو سکتا. پاکستان پراپرٹی لیڈرز کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اللہ حافظ.